दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत, किस्त नंबर 17। वो अगर मेरे सामने होता तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर देता। छुप कर वार करने वालों से मुझे अजली बैर था। मैंने जीनत के सर पर हाथ रखा और उससे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जीनत। अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हारे इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगा। बदला चुकाना ही चाहते हैं तो इस बेगैर कदीर को ख़त्म करते हैं जिसने मेरी ज़िंदगी का हर सुख, हर सांस छीन लिया है। माज चंद हज़ार रुपए की खातर इस बूढ़े को बेच दिया। वो जज्बाती होगी, गोया कदीर ने बहन का भी सौदा किया था। जो शख्स पैसों के लिए बहन को दाव पर लगा दे वो मेरा कैसे खैर खा हो सकता था। मैंने बाहर निकलना चाहा तो जीनत बोली, ठहरे, पहले मैं बाहर का जायज़ा ले लूँ। उसने बाहर का दरवाज़ा खोला, फिर उछल कर पीछे आ गिरी। खुले दरवाजे में कदीर खड़ा था। उसके हाथ में बड़ा सा देसी वज़ा का रिवाल्वर था। उसने दांत पीस कर कहा, आवारा बदचलन, मैंने तुझसे कहा था कि इसे कमरे में बंद रखना। तू अपने यार को भगा रही थी। यहाँ से तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले सोने की चिड़िया के पर काट लूँ। यह कहकर वो मेरी तरफ मतवज्जो हुआ। भागने से कुछ हासिल नहीं होगा कामरान, उसने सर्द लहजे में कहा। इस गली के आस पास बास के आदमी मौजूद हैं, वो तुम्हें भून के रख देंगे। वो मुझे भून कर रखें या जिंदा छोड़ दें, मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अचानक उसके मुंह पर कपड़ों और जूतों की पोटली खींच मारी। वो एक लम्हे के लिए डगमगा सा गया। मेरे लिए यही मोहलत काफ़ी थी। मैंने एक जकंद भरी और उसे दबोच लिया। उसका रिवाल्वर झटके से नीचे जा गिरा, मगर वो आदमी जानदार था। संभल कर फौरन मुझसे लिपट गया। इस दौरान में जीनत ने यह अक्लमंदी की कि झपट कर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कदीर की गर्दन दबोच ली, फिर नफरत और गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया। मैं उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता चला गया। कदीर ने मेरी गिरफ्त से निकलने की जान तोड़ कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। वो बुरी तरह मचलने लगा। उसकी आंखें हलकों से उबल पड़ी रही थी, ज़बान बाहर लटक रही थी। फिर उसने मज़ाहमत तर्क कर दी। मैंने अचानक उसे छोड़ दिया। वह त्वरा कर फर्श पर गिर पड़ा और इसी हालत में पड़ा रहा। मैंने झुककर उसकी नब्ज़ देखी। वो ज़िंदगी के कैद से आज़ाद हो चुका था। मैंने वहशतज़दा लहजे में जीनत से कहा, मेरी बात गौर से सुनो जीनत, कदीर मर चुका है। अब पुलिस का चक्कर चलेगा। तुम यही बयान देना कि कदीर ने किसी नामालूम शख्स को यहाँ ठहराया था। उसकी गवाही तुम्हारा शौहर सरवर भी देगा। तुम्हारा बयान ये होगा कि आज कदीर आया, इन दोनों में किसी बात पर तल्ख कलामी हुई, फिर उसने कदीर को हलाक कर दिया और फरार हो गया। किसी भी कीमत पर पुलिस को मेरा नाम और हुलिया मत बताना। नाम तो सरवर भी जानता है आपका। जीनत ने होंठों पर ज़बान फेर कर कहा। वो बुरी तरह सहम गई थी। वो फर्जी नाम है, मैंने कहा। तुम भी पुलिस को वही फर्जी नाम बताना। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो फिर कुछ सोच कर रुक गया और शेर में पड़ी हुई कुर्सी घसीट कर दीवार से लगा ली। कुर्सी पर चढ़ा तो मैं दीवार की दूसरी सिमत देख सकता था। मैंने देखा वहाँ बास के 2 आदमी मौजूद थे। इसका मतलब था कि कुछ लोग सामने वाले दरवाजे पर भी मौजूद होंगे। बास के आदमियों ने मुझे दरबार से झांकते देख लिया था। मैंने इस तरह की कफियत में इधर उधर नज़रें दौड़ाई
वहाँ कोई और रास्ता नहीं था जहाँ से मैं फ़रार हो सकता। अगर वो लोग मुझे पकड़ने की बजाय शोर ही कर देते तो मोहल्ले वाले मुझे चारों तरफ से घेर लेते। फिर पुलिस मुझे कदीर को कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लेती। उसकी गर्दन पे तो मेरी उंगलियों के निशान भी मौजूद थे। दूसरे केस तो एक तरफ रहे, एक यही कत्ल मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकता था। बाहर से किसी ने ज़ोरदार आवाज़ में लगाई कि दरवाज़ा खोलो। मैं बुरी तरह उछल पड़ा। जीनत भी खौफज़दा नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। अचानक मेरी नज़र लकड़ी की एक सीढ़ी पर पड़ी जो कमरे की छत के साथ फर्श पर टिकी हुई थी। दरवाज़ा एक मरतबा फिर धड़ाधड़ तड़ाया गया। मैंने आओ देखा न ताओ अपने कपड़ों की गठड़ी उठाई और सीढ़ी के ज़रिए फुर्ती से छत पर पहुंच गया। छत पर ऊंची मंडेर थी कि मैं झुक के बाहर वालों की नज़रों से छुप सकता था। मैं झुका झुका दौड़ा और जीनत की छत फलांगता हुआ साथ वाले मकान की छत पर आ गया। वो सारे क्वार्टर एक ही किस्म के थे और इन सब की छतें आपस में मिली हुई थी। छतों मैं गली के आखिरी मकान तक पहुंच गया। कॉर्नर का क्वार्टर था, इसलिए उस कॉर्नर की तरफ भी जगह बनी हुई थी। मकान का मालिक दूसरी मंजिल तमीर कर रहा था। तमीर अधूरी थी, शायद उसके पास पैसे कम पड़ गए थे। इस मकान की ऊपरी मंजिल पर कमरों के लिए दीवारें थी, मगर छत अभी नहीं पड़ी थी। नीचे जाने के लिए जीना भी था। दीवारों में इस जगह खला थे जहां मकान मालिक खिड़कियां लगवाना चाहता होगा। मैंने बहुत एहतियात से एक चौकोर खला में से झांका। गली की नुक्कड़ पे भी बास के कई आदमी मौजूद थे। मैं जल्दी से बैठ गया और झुके झुके जीने की तरफ बढ़ा। मैं दबे पाँव सीढ़ियाँ तय करके नीचे पहुंचा तो मुझे 14-15 साल की एक लड़की दिखाई दी जो धुले हुए कपड़े उन्हीं पर फैला रही थी। मेरी जानब उसकी पुश्त थी। मैंने एहतियातन मशीन पिस्टल निकाल लिया। कमरे से कोई मर्द भी निकल सकता था। फिर मैंने कपड़ों की गठड़ी वहीं सीढ़ियों पर रखी और दबे पाँव लड़की की तरफ बढ़ा और अचानक उसे पीछे से दबोच लिया। लड़की मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में मचलने लगी। मैंने सख्ती से उसका मुंह दबोच लिया था। उसकी आवाज़ हल्क में घुट कर रह गई। मशीन पिस्टल देखकर वो ऐसी दहशतज़दा हुई कि बुरी तरह कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगी। मैंने नरम लहजे में उसे बताया कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, शोर मचाओगी तो नुकसान में रहोगी। लड़की के चेहरे की वहशत कुछ कम हुई। अब वो मचल भी नहीं रही थी। मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ। मेरा लहजा बदस्तूर नरम था। तुम शोर तो नहीं मचाओगी। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने उसके मुंह से हाथ हटा दिया। उसने 2-4 गहरे गहरे सांस लिए और फिर सहमी हुई नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने फिर नरम लहजे में कहा, डरो मत बेटा, ये बताओ घर में कौन कौन है। मैं चोर उचक्का नहीं हूँ। कुछ लोग मुझे मार देना चाहते हैं। इनसे बचकर तुम्हारे घर में आ गया हूँ। और कौन है घर में? अम्मा और छोटा भैया, उसने हकलाते हुए कहा। छोटा भैया? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, वो अभी 3 साल का है। मैं उसे छोटा भैया कहती हूँ। कहाँ है तुम्हारी अम्मा? वो सामने वाले कमरे में। उसने कमरे की तरफ इशारा किया। उसकी वहशत अब खासी हद तक कम हो गई थी। अब वो मुझसे इतनी खौफजदा भी नहीं लग रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। मेरा नाम नासरा है। मैं 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ। आज इसलिए स्कूल नहीं गई कि अम्मा की तबीयत ख़राब थी। उसने एक सांस में तफसील बता दी। लड़की मुझे बहुत बातूनी लग रही थी। उसका खौफ कम हुआ तो ज़ुबान कैंची की तरह चलने लगी। चलो तुम्हारी अम्मा के पास चलते हैं, मैंने उससे कहा। फिर मैंने आगे बढ़कर अपने कपड़ों की गठड़ी उठाई और लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। उसने कमरे में कदम रखा तो किसी ने दुरुस्त लहजे में कहा, तो अब तक कहाँ मरी हुई था? कपड़े फैलाने में तो 1 घंटा लगा दिया कमबख्त। चलो तुम्हारी अम्मा के पास चलते हैं, मैंने उससे कहा। फिर मैंने आगे बढ़ गया कर अपने कपड़ों की गठड़ी उठाई और लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। उसने कमरे में कदम रखा तो किसी ने दुरुस्त लहजे में कहा, अब तक तो कहाँ थी? नासरा, कपड़े फैलाने में तो 1 घंटा लगा दिया बदबख्त। अम्मा
वो आए हैं। उसने अकला कर दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं दरवाजे की ओट में था। वहाँ से मुझे नासरा तो दिखाई दे रही थी, मगर उसकी अम्मा दिखाई नहीं दे रही थी। कौन आए हैं? उसकी अम्मा उलझ कर बोली। मैं एकदम कमरे में दाखिल हो गया और डपट कर बोला, आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। आम औरतों के बरक्स नासरा की माँ काफ़ी हौसले वाली थी। वो ना मुझे देखकर चीखी न खखियाई, बस कुछ सहम सी गई। फिर जल्दी से उसने अपनी हालत पर काबू पा लिया और आहिस्ता से बोली, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए हो? मेरे दुश्मन मेरी ताक में है। मैं सिर्फ थोड़ी देर तक यहाँ छुपना चाहता हूँ। ख़तरा टलते ही यहाँ से चला जाऊँगा। इत्मीनान रखें, मुझसे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, मैंने जल्दी से कहा। शक्ल से तो तुम कोई शरीफ लगते हो। और तो गोया तंज किया। मैं लगता ही नहीं शरीफ आदमी हूँ भी, मैंने जवाब दिया। हाथ में पिस्तौल लेकर दीवार फांद कर आने वाले शरीफ नहीं होते। उसने फिर तंज किया। मेरी बातों और नरम लहजे का से उसका रहा सा खौफ भी जाता रहा था। इस वक्त नासरा बाहर जाने लगी तो मैंने उसे टोका, नहीं नासरा, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई बाहर नहीं जाएगा। तुम कितनी देर यहाँ रहोगे? और चंचला कर बोली, मुझे 2 घंटे भी लग सकते हैं और 4 घंटे भी, मैंने कमरे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इस वक्त तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। और तनकर बोली, आप काम कर ले, मैंने जवाब दिया, मगर घर से बाहर आप भी नहीं जाएंगी। ये दोनों बच्चे अलबत्ता इसी कमरे में रहेंगे। मैंने नासरा और पलंग पर सोए हुए एक बच्चे की तरफ इशारा किया। अचानक ऐसा लगा जैसे छत पर कोई कूदा हो, फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घबरा कर कहा, शायद मेरे दुश्मन आ पहुँचे हैं, मुझे कहीं छुपा दे। मैं खुशामद भरे अंदाज में बोला, ठीक है, इस बेड के नीचे घुस जाओ। औरत ने कोने में पड़े हुए डबल बेड की तरफ इशारा किया और बेड के नीचे रखे हुए सूटकेस और ट्रंक बार खींचने लगी। मैं फुर्ती से छिपकली की तरह डिगता हुआ बेड के नीचे चला गया। बेड के नीचे काफ़ी कूड़ा करकट था, अजीब सी सेलन और नागवार किस्म की बदबू थी। मेरा ख्याल था कि जब तक वो बेड वहाँ डाला गया था, इस जगह की सफाई नहीं हुई थी। गिरदो गुबार में मेरा दम घुटने लगा था, मगर मैं दुम सादे पड़ा रहा। औरत ने सूरत से सूटकेस और ट्रंक फिर बेड के नीचे ठोस दिए। अब अगर वो लोग बेड के नीचे झांकने की कोशिश भी करते तो मैं इन्हें नजर ना आता। थोड़ी देर बाद सेन में कई आदमियों के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर कोई दुरुस्त लहजे बोला, यहाँ कोई आदमी तो नहीं आया, मगर तुम लोग कहाँ से आए हो? नासरा की माँ ने हैरानी से पूछा। दरवाज़ा तो बंद है, क्यों घुसे हो मेरे घर में? उसकी आवाज़ बुलंद होगी। शोर करने की ज़रूरत नहीं है, वही आदमी फिर बोला। हमारा तल्लक पुलिस से है और हमें एक कातिल की तलाश है। वो बहुत ख़तरनाक आदमी है। अभी कुछ देर पहले उसने आपके मोहल्ले में एक आदमी का खून कर दिया है। खून? औरत ने के लहजे में इस दफ़ा वाकई खौफ की आमेज़श थी। मगर आप परेशान ना हो, वही मर्दाना आवाज़ फिर सुनाई दी। वो हमसे बचकर नहीं निकल सकेगा, बस आप ये बता दें कि वो यहाँ आया है या नहीं। इस मर्दूद ने औरत को नफसियाती तौर पर ट्रैप करना चाहा था। वो किसी भी लम्हे शोर मचा सकती थी कि कातिल बेड के नीचे छुपा हुआ है। मैंने बहुत एहतियात से मशीन पिस्टल का सेफ्टी कैच हटाया और इस वक्त का इंतज़ार करने लगा जब औरत नासरा चीख कर इन लोगों को मेरे मुतल्लिक़ बताएगी। नासरा की माँ ने सहमे हुए लहजे में कहा, हो सकता है वो कातिल मेरे गुसल खाने या बावर्ची खाने में छुप गया हो। आप उसे ढूंढ लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी और मैं उसकी अदाकारी पर अश कर रहा था। उसने भी बास के आदमियों पर नफसियाती हरबा आजमाया था। ज़ाहिर है उसके ये कहने के बाद वो मुझे कमरे में तो हरगज़ तलाश न करते। वो लोग थोड़ी देर तक घर में मौजूद रहे, फिर एक एक करके बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद औरत ने नासरा से कहा, जाओ तो गली में देख कर आओ, इनमें से कोई खड़ा तो नहीं। थोड़ी देर बाद नासरा ने इतला दी कि वो सब वहाँ से चले गए हैं। नासरा गली के दोनों तरफ अच्छी तरह देख कर आई थी। फिर मेरे आगे रखे हुए सूटकेस और ट्रंक बाहर खिसकने लगे। पहले मुझे हैरत हुई थी कि बेड के नीचे ये सूटकेस और ट्रंक कैसे आए। बेड की ऊंचाई इतनी नहीं
होती उसके नीचे दरमियाने दर्जे का सूटकेस ट्रंक आ सके। मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ बेड के चारों तरफ पायों के नीचे तकरीबन 6-6 इंच ऊंचे लकड़ी के गुटके रखे हुए थे। इनकी वजह से बेड ऊंचाई ज़्यादा हो गई थी। बाहर आ जाओ, वो लोग जा चुके हैं, औरत ने बेड के नीचे झांकते हुए कहा। मैं कोहनियों और सीने के बल रेंगता हुआ बाहर निकल आया। वो मुझे देखकर बेतहाशा हंसने लगी। नासरा भी उसकी हंसी में शरीक हो गई। वो दोनों इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी कि गहरी नींद सोता बच्चा घबरा कर उठ गया। अचानक मेरी नज़र अलमारी के शीशे पर पड़ी और इसमें मुझे अपना अक्स नज़र आया तो बेख्तियार मुझे भी हंसी आ गई। मेरा हुलिया कुछ ऐसा ही था। मेरे बाल मिट्टी और धूल में अटकर सफ़ेद हो रहे थे, चेहरे पर भी मिट्टी की तह थी और कपड़े भी धूल में अटे हुए थे। मैं इन दोनों के साथ मिलकर अपनी हालत पर हंसता रहा। हैंड्स अप, कोई गर्ज कर बोला। मैं अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, वरना बोलने वाले ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने मशीन पिस्टल ज़मीन पर फेंका, हाथ उठा दिए। फिर वो औरत से मुखातब हुआ, तू क्या हमें बिल्कुल अकल से पैदल समझती है कि तेरे कहे पर यकीन कर लेते। जब दूसरे लोग बाहर निकल रहे थे तो मैं आंख बचाकर जीने की तरफ चला गया था। फिर वो मुझसे मुखातब हुआ, चलो भाई कामरान, तुमने तो दुड़ा कर हम लोगों को हलकान कर दिया था।